उस समय सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम उड़ीसा पर हुआ था। आज एक साल बाद फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहाँ के संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है। साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर के लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद भी करीब करीब 80 लोगों के जीवन हम नहीं बचा पाए। इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवेदनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं। संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पावर सेक्टर हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो, अनेक प्रकार का, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हो, चाहे खेती क्षेत्र से जुड़े हुए, हर किसी को नुकसान होता है। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है। केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे,
जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखें। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राम मोहन राय जी की जन्म जयंती है और उस समय मेरा पश्चिम बंगाल की इस पवित्र धरती पर होना मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं तो इतना ही कहूँगा कि राजा राम मोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए हम मिल बैठ करके, मिलजुल करके एक उज्जवल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राम मोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से समीक्षा बैठक करने के बाद संबोधन दे रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब हम बात करते हैं इस चक्रवात से निपटने के लिए, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ डटकर खड़ी हुई है। रिहैबिलिटेशन, रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन पर रहेगा फोकस। और साफ तौर पर यह भी कहा गया, प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही देर पहले हवाई सर्वेक्षण किया उन तमाम प्रभावित इलाकों का। एक जो बात अहम प्रधानमंत्री ने कही वो यही थी कि जो केंद्र सरकार है वो कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। जब हम पुनर्वास की बात करते हैं, राहत और बचाव कार्य की बात करते हैं, उन इलाकों की जो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। हालांकि चुनौती जो है वो दोहरी है, क्योंकि हमें कोविड-19 से भी लड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। तो इनके साथ पालन करते हुए किस तरह से हम इस चक्रवात से निपटेंगे, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा और किया भी। और ये भी कहा कि 2 लाख रुपए पीएम रिलीफ फंड से उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है, 50,000 रुपए उनके लिए जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। तमाम जो कार्य हैं राहत और बचाव के, जो इलाके जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसके लिए लगातार केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल के साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके साथ संपर्क में रही हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री उड़ीसा की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि वहां पर भी देखना होगा कि प्रभावित इलाके क्या क्या हैं। और सबसे अहम चीज जो प्रधानमंत्री लगातार उस संबोधन में लगातार आह्वान करते रहे वो यही थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही को मिलकर सामंजस्य के साथ काम करना होगा, क्योंकि इसी से काम करने की वजह से जो आम जनता है जिसको तकलीफ हुई है, कहीं कहीं जो जान माल का नुकसान हुआ है, उससे कैसे निपटना है ये हमें देखना होगा। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तरी 24 परगना से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजीव भट्टाचार्य। राजीव, जिस तरह से हमने प्रधानमंत्री को सुना, साफ तौर पर उन्होंने एक बात बहुत साफ शब्दों में सहजता से और बहुत गंभीरता से कही कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के साथ डटकर खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर। क्योंकि जब हम बात करते हैं पुनर्वास की, हम बात करते हैं रिस्टोरेशन की, रिकंस्ट्रक्शन की, रिहैबिलिटेशन की, तो उसके लिए केंद्र जो है वो बिल्कुल साथ खड़ा हुआ राज्य सरकार के। जी हाँ, बिल्कुल
जैसे कि आपको पता है कि इतना बड़ा तबाही मचने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि ये काम जो है वो अकेला राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है, इसमें केंद्र सरकार की सहायता चाहिए और इसीलिए प्रधानमंत्री खुद चलकर आए हैं और इतना समय उन्होंने यहाँ राज्य में दिया। आज जैसे कि आप जानते हैं, आज हेलीकॉप्टर से उन्होंने पूरा ये जो तूफान पीड़ित जिले हैं उनका सर्वेक्षण किया और उसके बाद उत्तर 24 परगना जिला के बशीरहाट कॉलेज में उन्होंने एक बैठक की और उसके बाद वो उन्होंने अपनी बैठक में संबोधित करते हुए जो कुछ भी कहा वो तो आपने सुना ही। तो और ये उन्होंने जो कुछ भी कहा है कि कंधे से कंधे मिलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक साथ काम करते रहेंगे और यही उम्मीद थी लोगों की और लोग यही चाहते थे कि ये केंद्र और राज्य सरकार एक साथ ये काम करें। जी हाँ। और साथ ही राजीव अभी जैसे कि मैं आपसे जी राजीव, हम जानते हैं कि करीबन 1000 मैं ये कह रहा था कि अभी बैठक अभी खत्म हुई है और मंत्री लोग सब निकल रहे हैं और जैसे कि केंद्र मंत्री बाबुल सुप्रियो अभी गेट के बाहर आ गए हैं, तो हम सुनने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जी चलिए, तो बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो बैठक के बाद बाहर निकले हैं, प्रधानमंत्री के साथ इस दौरे पर आए थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे संवाददाता। लेकिन हमने जिस तरह से आपको बताया कि करीबन 1000 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल को, ताकि जो राहत और पुनर्वास कार्य है, क्योंकि हम जानते हैं इस तरह का चक्रवात जब होता है तो जब हम बिजली की आपूर्ति का जिक्र करते हैं, संचार की आपूर्ति का जिक्र करते हैं और किस तरह से जो बुनियादी ढांचा है उसको नुकसान पहुंचता है और किस तरह से इस नुकसान से राज्य को बाहर निकालना है ताकि बंगाल फिर से उस तरह से खड़ा हो सके, फिर से उसकी जो आर्थिक पटरी पर वो लौट पाए, इसके लिए लगातार केंद्र सरकार काम करती हुई। हम आगे भी राजीव से अपडेट्स लेते रहेंगे और इस पूरे मामले पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन रुक कर लेते हैं कुछ अन्य खबरों का और बात कर लेते हैं आरबीआई की। आरबीआई ने आज मौद्रिक नीति समिति का फैसला बताते हुए कहा कि ब्याज दर में 0.40% की कटौती की जा रही है, जिसके बाद नया रेट जो है वो अब 4% हो गया। रिजर्व बैंक का ये फैसला कोरोना संकट के दौर में कर्ज धारकों को बेहद राहत देने वाला है, जबकि रिवर्स रेपो रेट घटकर 3.35% पर आ गई। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि भारत में मांग और आपूर्ति दोनों में गिरावट आई है। बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद की खपत में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि रिजर्व बैंक ने अच्छे मॉनसून के अनुमान से बेहतरी की उम्मीद जताई है। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. Consequently, the MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. साथ ही रिजर्व बैंक ने कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए छूट 3 माह तक बढ़ा दी है। 3 months moratorium we allowed on the term loans, then on working capital we allowed certain relaxations and associated measures. In view of the extension of the lockdown and continuing disruptions on account of COVID-19, the above measures are being further extended by another 3 months from 1st June till 31st August, taking the total period of applicability of the measures to 6 months. That is from 1st March to 31st August 2020. This will provide considerable amount of ease and this will facilitate easier cash flow management by the borrowing entities. भारतीय रेल के मुसाफिर आज से टिकट खिड़की से भी टिकट कटा सकते हैं। रेलवे की टिकट बुकिंग के जो काउंटर्स हैं वो खुल गए हैं। अब यात्री कॉमन सर्विस सेंटर्स और रेल काउंटर्स से भी टिकट खरीद सकते हैं। साथ ही आईआरसीटीसी के जो रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं उनके द्वारा भी टिकट्स की बुकिंग शुरू हो गई है। स्थानीय जरूरतों के मुताबिक जो टिकट काउंटर्स खोले जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन टिकटों की खरीदारी के समय पूर्ण रूप से सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 66,330 हो गई। इसी के साथ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर
48,533। कोविड से भारत में अभी तक 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात वंदे भारत अभियान की, जिसके तहत आज दुबई से 3 उड़ानें भारत आएंगी। इन उड़ानों में से एक कोच्चि के लिए, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लिए जाएगी। जम्मू कश्मीर के लिए खाड़ी देशों से ये पहली उड़ान है। दुबई से श्रीनगर आने वाली उड़ान से 150 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। इनमें अधिकांश वरिष्ठ नागरिक, तत्काल उपचार की जरूरत वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और रोजगार खो चुके लोग शामिल हैं। खबर हरिद्वार से। देश में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चारों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं देश के लिए बड़े ही संतोष की बात है कि भारत जीवन रक्षक दवाओं में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुका है। उत्तराखंड फार्मा कंपनियों का एक हब बन चुका है। हरिद्वार स्थित सिडकुल फार्मा कंपनियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा ने। आइए देखते हैं। उत्तराखंड फार्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव अनिल शर्मा का कहना है कि हरिद्वार में लगभग 100 के लगभग फार्मा इकाइयां दवाओं के निर्माण में लगी हैं और देश की बड़ी-बड़ी नामी कंपनियों के लिए भी यहां पर दवाओं का निर्माण कर उन्हें आपूर्ति की जा रही है। उनका कहना है कि भारत की कुल आवश्यकता का 20% दवाओं का निर्माण उत्तराखंड में हो रहा है और यहां पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवा का निर्माण भी उत्तराखंड में हो रहा है, जबकि मास्क व सैनिटाइजर के निर्माण में कोरोना महामारी काल में कंपनियों ने अपने उत्पादन बढ़ा दिए हैं। टोटल इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें वॉल्यूम वाइज करीब 20% से एबव हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें हमारे सारी तरह की दवाइयाँ बनती हैं। हिंदुस्तान की जो भी आवश्यकता है, काफ़ी कंट्री में एक्सपोर्ट हरिद्वार से, उत्तरांचल से हो रहा है काफ़ी देशों में। और हम अब जैसे सैनिटाइजर वगैरह की यदि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो लगभग 25% हमने ऑल इंडिया में जितना सैनिटाइजर बनाया उसका 25% हरिद्वार से या उत्तरांचल से ही सप्लाई हुआ है। उसमें पूरे मैं आपको ये बताने में मुझे बड़ी खुशी है कि पीपी किट भी कम से कम 5-6 यूनिट यहाँ उत्तरांचल में बना रही हैं। और मास्क की तो हालत ये है कि मास्क ओवर क्वांटिटी में अवेलेबल है मार्केट में, कोई लेने वाले नहीं है आज की तारीख में। गवर्नमेंट से हम तो ये डिमांड करें कि आप एक्सपोर्ट खोलें जिससे कि हम बाहर भेज सकें उसको, क्योंकि इंडिया की कैपेसिटी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी से यहाँ उत्तरांचल में ही मास्क बनना है, सैनिटाइजर। वही फार्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष व रेवियन लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी विजय शाही का कहना है कि भारत सरकार द्वारा निर्माताओं को हर संभव मदद कर रही है तथा कच्चे माल के निर्माण की कमी व चीन से होने वाले आयात पर आत्मनिर्भरता को कम करने के लिए दवाइयों के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्माण के लिए हर संभव मदद करने की पहल भी शुरू हो चुकी है। पूरे विश्व को दवा बना करके दे सकते हैं और हमारी दवाएं विश्व स्तर पे हम लोगों की दवाएं उपलब्ध होगी और क्वालिटी दवा देंगे। आज भी हम करीब 14 से 15 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं पिछले कई सालों में, और एक्सपोर्ट का हम लोगों का बढ़ रहा है। अपॉर्चुनिटी सरकार हमें जितना इनकरेज कर रही है, अगर यही कंटिन्यू रहा तो हम ये अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ाएंगे। फार्मा कंपनियों में काम करने वाले कामगारों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय किए जा रहे हैं। कार्यस्थल पर आने से पहले उन्हें विशेष तरीके से सैनिटाइज किया जाता है और फैक्ट्री के अंदर कार्यशाला में आने जाने और बार बार उनको सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही विशेष प्रकार की ड्रेस मास्क, हेड कवर पहनकर ही उन्हें काम पर लगाया जाता है तथा पूरे कार्यक्षेत्र को बार बार हर 2 घंटे बाद सैनिटाइज किया जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कोरोना महामारी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के जान भी हैं जहान भी हैं कि नारे को दवा बनाने वाली कंपनियां पूरी तरह चरितार्थ व अंगीकार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। Protect yourself from COVID-19. Follow these do's and don'ts. Practice frequent hand washing. Wash hands with soap and water. Use alcohol-based hand sanitizer. Wash hands even if they are visibly clean. Cover your nose and mouth with tissue while sneezing and coughing. Throw used tissues into closed bins immediately after use. See a doctor if you feel unwell. While visiting doctor, wear a mask to cover mouth and nose.
If you have these symptoms, please call 24/7 helpline at 011-2397-8046. Avoid participating in large gatherings. Do not have a close contact with anyone if you are experiencing cough and fever. Do not touch your eyes, nose and mouth. Do not spit in public. सभी लोगों को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया। लॉकडाउन में जहां कुछ लोग निराश होकर बैठ गए, वहीं कुछ लोगों ने इस मौके को अवसर के रूप में अपनाया है। ये कहानी है कुछ मूक बधिर छात्रों की, जिन्होंने लॉकडाउन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। ये रिपोर्ट हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष द्वारा मोबाइल फोन पर बनाई गई है। आप भी देखिए यह खास रिपोर्ट। हाय, मेरा नाम गौतम है। मैं झारखंड से हूँ, धनबाद से। मैं दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान फंस गया। मैं अपने परिवार से दूर हूँ। उम्मीद करता हूँ मैं उन्हें जल्द ही दोबारा देख पाऊंगा लॉकडाउन के बाद। गौतम और उसके सहपाठी मूक बधिर हैं। ये दिल्ली में साई स्वयं सोसाइटी द्वारा स्थापित एक स्कूल में पढ़ते हैं। जब कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की घोषणा हुई तो स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक देश में अलग अलग जगह फंस गए। जिंदगी मानो थम सी गई। ऐसे समय में साई स्वयं सोसाइटी ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक बार फिर साथ लाने के लिए इनोवेशन का रास्ता चुना। ये संभव हुआ ऑनलाइन क्लासेस द्वारा। जब लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई तो हम बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित थे। साई स्वयं सोसाइटी की टीम ने काफी सोच विचार किया, मूक बधिर साथियों के पक्ष को जाना। सभी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का समर्थन किया। मूक बधिर लोगों के लिए संवाद हमेशा ही एक चुनौती है। लॉकडाउन और आइसोलेशन की वजह से उनमें डर, घबराहट जैसी कठिनाइयां और बढ़ी हैं। उनकी सहायता के लिए हमारे पास ऑनलाइन काउंसलर्स की सुविधा है, जो भारत भर में ऐसे बच्चों से जुड़ रहे हैं। कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में स्कूल बच्चों की पौष्टिक आहार के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और डिसइंफेक्शन का खास ख्याल रखता है। हर चुनौती में एक अवसर भी छुपा होता है। इसका उदाहरण है साई स्वयं सोसाइटी और यहाँ के बच्चे। जब लॉकडाउन की वजह से घर जाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा अपनी पढ़ाई जारी रखी। ये भविष्य का दर्शन भी है कि जब ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचाया जा सकता है। शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी शिक्षा का अलख जगाती हुई ऑनलाइन क्लासेस। वहीं पर्यावरण, वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और यूएनडीपी आज विश्व जैव विविधता दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम है प्रकृति के भीतर ही हमारे समाधान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर कहा कि हमारा भारतीय लोकाचार प्रकृति के साथ है और दुनिया को प्रकृति से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के लिए भारत से सीखना चाहिए। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय ने जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 5 दस्तावेज लॉन्च किए। उन्होंने कहा कि बायोडायवर्सिटी पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। India, you live with nature, and we think the whole universe and every life, a precious life, even it may be ant, it may be anything, it may be birds, it may be animals, it may be mammals, it may be water-borne animals. We call it Charachar Srishti. So this is how
Indian philosophy and life ethos gives us a training to be with the nature, and therefore India could preserve this kind of biodiversity 8% despite all these impediments. और अब बात ईद की। रमजान के पवित्र महीने में इबादत करते हुए दुनिया भर के मुसलमान कुछ ही दिनों में आने वाली ईद उल फित्र मनाने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इस बार दुनिया भर से कोरोना वायरस के कहर के चलते ईद की रौनक भी कुछ हद तक फीकी पड़ सकती है। बेंगलुरु से कई युवकों ने शॉपिंग पर खर्च ना करके कोरोना से पीड़ित जरूरतमंद लोगों की मदद करने का फैसला किया, तो वहीं दूसरी तरफ फैशन डिजाइनर्स ने ईद के लिए विशेष मास्क बनाए हैं और इसी में वो जुटे हुए हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ये है आफरीन और आलिया। दोनों बहनें हर साल रमजान के महीने में रोजा रखती हैं और खूब इबादत करती हैं। दोनों को ईद का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोनों ईद की खरीदारी में जमकर दिलचस्पी भी रखती हैं और नए फैशन के पोशाक खरीदना इनकी कमजोरी है, जैसे कि ये खूबसूरत गाउन और उसके साथ ये गहने। लेकिन इस साल इन दोनों बहनों ने फैसला किया है कि वो अपनी खरीदारी पर होने वाला खर्च बचाकर कोरोना महामारी की चपेट में आए पीड़ित लोगों की मदद करेंगी। सोशल मीडिया पर चल रहे इस कैंपेन से प्रभावित होकर दोनों ने ये फैसला लिया है। I think this Ramzan we shouldn't shop. I mean, like last year how we used to shop. Last year we went to shopping so many times, we spent money. But that's not right. Ramzan is basically the month of sacrifices and donating stuff to people who are like needy and stuff. So it's better to donate people. It's better to donate food and stuff to people instead of like going and shopping in Ramzan. दूसरी तरफ ईद की तैयारी की ये है एक और तस्वीर। ये है रेशमा कुन्ही, जानी मानी फैशन डिजाइनर। रेशमा हर साल रमजान पर ईद के लिए पोशाक के बेहिसाब ऑर्डर्स को पूरा करने में व्यस्त रहती थी, लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण रेशमा को इस बात का एहसास है कि पिछले साल की तरह इस बार ऑर्डर्स कुछ कम आएंगे। रेशमा के आगे अब एक बड़ी चुनौती है मास्क की बढ़ती डिमांड पूरी करने की। दरअसल ग्राहक उनके पास रंग बिरंगे मास्क बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं। कई लोग रमजान के दौरान ये मास्क जरूरतमंद लोगों को बांट रहे हैं, तो कई मास्क को ईद के तोहफे यानी ईदी के दौर पर देना चाहते हैं। रेशमा अपनी बुटीक में बनने वाले तमाम पोशाक के साथ मैचिंग मास्क मुफ्त दे रही हैं। मैं इनकरेज कर रही हूँ कि लोग मास्क पहने, क्योंकि मैं मैचिंग मास्क दे रही हूँ ड्रेस के साथ। जैसा ड्रेस है, अभी ड्रेस में जैसे स्ट्राइप प्रिंट्स होगी तो हम लोग मास्क में भी स्ट्राइप प्रिंट्स इनकरेज करें। तो लोगों को ऐसा मास्क पहनना अच्छा लगना चाहिए, उन लोग ऐसा बोर नहीं होना चाहिए मास्क देख के। ईद की नमाज अदा करने के लिए भी हर साल ईदगाह मैदानों में विशेष इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण इन दिनों घर पर ही नमाज अदा करना अब लोग समझ चुके हैं और ईद के दिन भी घर पर ही ईद की नमाज अदा की जाएगी। We should not be an agent to spread the coronavirus. So as that we all thought that we should celebrate the Eid, anything related to Eid should be within the house. लॉकडाउन के चलते बैंगलोर के बड़े बाजार भी बंद हैं और कुछ व्यापारियों ने खुद ये फैसला किया है कि वो ईद तक कोई व्यापार नहीं करेंगे और न बाजारों में भीड़ इकट्ठा होने देंगे। ऐसे में इस साल मनाई जाने वाली ईद का अनुभव ही कुछ अलग होगा। तरह की ईदगाह मैदानों पर ताले लगे हुए हैं और यही वजह है कि ईद की नमाज अब घर के अंदर ही होगी। जाहिर है लोग इस साल ईद के दिन गले मिलने से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देंगे और यही सही मायने में लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ आशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।